नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अखिलेश की की सबसे बड़ी वजह है, अगर हम मानते हैं या हमारी तरह और भी विश्लेषक मानते हैं, तो वो था कि देर से जागे और देर से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू की। अक्टूबर से कोशिश करने लगे हैं अखिलेश यादव, और वो चाहते हैं कि 5 महीने 4 महीने में हम चुनाव जीत लें और योगी सरकार की खामियों को, इनकम्बेंसी को लोगों को बता करके वोट हासिल कर लें। तो ये नामुमकिन साबित हुआ है। वैसे लाभार्थी का सवाल तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अखिलेश के चुनाव हारने का। और यही लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष की हार होगी तो यही कारण होगा, क्योंकि 2 साल बाकी रह गए हैं। 2024 के मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे और मार्च अप्रैल का महीना अभी चल रहा है। पूरे 2 साल हैं और 2 साल लोकसभा जैसे आम चुनाव के लिए ज्यादा नहीं होता है तैयारी करने के लिए, और अगर अच्छे से तैयारी करें तो कम भी नहीं है इतनी अवधि। लेकिन विपक्ष खामोश दिख रहा है। अखिलेश यादव हार के गमों में डूबे हुए हैं और दूसरी पार्टियां जरूर समीकरण बिछा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो गलती हो रही है वो ये है कि बंगाल से ममता बनर्जी इच्छुक है प्रधानमंत्री बनने के लिए, महाराष्ट्र से शरद पवार, बिहार से नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश से हालांकि चुनाव हार चुके हैं अखिलेश यादव, लेकिन ये भी मन बनाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री नहीं तो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की जाए, तीसरा मोर्चा बना करके। और उस तीसरे मोर्चे की अभी कहीं सुगबुगाहट भी नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो घमासान छिड़ा हुआ है आज से नहीं, चुनाव के बाद से तो ये घमासान तेज हो गया है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब 5 राज्यों में हार होती है और बुरी तरह हार होती है कांग्रेस की, तो घमासान छिड़ना स्वाभाविक था। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी सिर्फ इन 5 चुनावों से ही उभर करके सामने नहीं आ रही है, बल्कि जब से मोदी 2014 में सत्तारूढ़ हुए हैं तभी से कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। कभी अपनी वजह से, कभी भारतीय जनता पार्टी की वजह से, कभी कार्यकर्ताओं की वजह से, और सोनिया गांधी बैकफुट पर आ गई हैं और किसी तरह से कांग्रेस की पतवार खेल रही हैं। लेकिन अब जिस ढंग से पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ा है, इससे तो बहुत मुश्किल ही लगता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को 2024 में टक्कर दे पाएगी। बात टक्कर देने की नहीं है, बात चुनाव जीतने की है। और चुनाव जीतने के लिए दूसरे मोर्चे के रूप में कांग्रेस रहेगी और तीसरे मोर्चे के रूप में विपक्ष के बाकी दल रहेंगे। और लेकिन तीसरे मोर्चे की अभी सुगबुगाहट भी नहीं है और दूसरे मोर्चे यानी कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अगर लोगों को फिल्म देखने के लिए, कश्मीर फाइल्स देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसे? आप कश्मीर फाइल्स देखने जाइएगा तो थिएटर हॉल से जब निकलिएगा तो मुसलमानों को गाली देते हुए, मुसलमानों को कोसते हुए निकलिएगा। तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का ये नया फार्मूला है कि प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को सलाह दिया है कि जाकर के फिल्म देखिए।
सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी दी जा रही है दिन भर की कि जाओ और फिल्म देखो। इसी तरह से पूरे भारत देश के लोगों को, मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है कि जाओ फिल्म देखो। तो एक तरह से ये उनकी रणनीति है और हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए अभी से वे पृष्ठभूमि रच रहे हैं, ताकि चुनाव आने के दौरान उनको ज्यादा प्रचार की जरूरत न पड़े और हिंदू मुस्लिम कार्ड उनका चल जाए फिर से। वैसे सोनिया गांधी को कमतर आंकना भी एक तरह से गलत ही होगा। सोनिया गांधी ने 2004 में जो चमत्कार दिखाया था और 2009 में जो चमत्कार दिखाया था, उसे देखते हुए सोनिया गांधी की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाया है और उसके तहत कभी नेहरू को टारगेट किया जाता है, नेहरू को ऊल जलूल शब्दों से नवाजा जाता है, गालियां दी जाती हैं, और इसी प्रकार से सिर्फ सरदार पटेल को एक बड़े नेता के रूप में पेश किया जाता है, जबकि वे कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सरदार पटेल को शामिल कर लिया है और सरदार पटेल अभी जिंदा है। और सरदार पटेल के कद को अगर बढ़ाया जा रहा है तो नेहरू के कद को घटाया जा रहा है, जबकि सरदार पटेल गृह मंत्री थे और नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से 2014 से जिस तरह से भारत मुक्त कांग्रेस का नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसी तरह से उसी की तर्ज पर समझिए कि एक तरह से कांग्रेस मुक्त हो भी चुका है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो चली गई और कोई अब सिर्फ 2 राज्यों में, एक राजस्थान और दूसरा झारखंड में भी है वैसे, लेकिन वे समर्थन कर रही है कांग्रेस और सरकार में भी शामिल है। हाँ, तो झारखंड में अगर वो कोलिशन में है, गठबंधन के तौर पर है, तो छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है। मतलब इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार मानी जा सकती है। लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी जो लगभग 130 साल पहले जिसका जन्म हुआ था, और अगर वो आज आकर के अपने वृद्धापन को झेल रही है और पूरे देश भर में सिर्फ 2 सरकारें, 3 नहीं कहेंगे, 2 सरकारें बची रह गई हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को एक ताकत मिल गई है कांग्रेस को घेरने के लिए, और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर, प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर उंगली उठाने के लिए। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी हावी हो गई है और G23 नाम का एक गुट आज नहीं कई महीने हो गए इसे उभरे हुए, और जिस तरह से ये पार्टी की नीतियों की हत्या करती है, सोनिया गांधी के नेक इरादों पर सवाल उठाती है, राजीव गांधी के प्रयासों पर ऊल जलूल की बातें करती है G23, और अब तो पता चल रहा है कि G23 को छोड़ करके कुछ नेता गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस क्या पूरी सियासत से, राजनीति से ही संन्यास लेने जा रहे हैं। और इस G23 में वही लोग हैं, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो उसमें कोई मुख्यमंत्री होता था, कोई कैबिनेट मंत्री होता था, कोई केंद्र में कैबिनेट मंत्री, कोई गृह मंत्री, इस तरह के पदों से नवाजा जाता था इनको, और ये खूब माल खा करके बैठे हुए हैं और इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस सत्ता की भूख है। और उसी भूख को मिटाने के लिए फिर से कांग्रेस को खड़ी करने के लिए जो ऊल जलूल के बयान दे रहे हैं, उससे अच्छी तरह से आप वाकिफ हैं। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सोनिया गांधी की ताकत को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। 2004 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया का नारा देकर चुनाव को जीतने की कोशिश किया था, तो उस नारे से बुरी तरह से प्रभावित हुई थी भारतीय जनता पार्टी। और अटल बिहारी की बीजेपी जिस तरह से हारी थी उससे भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और जब कांग्रेस पार्टी 2004 में जीत करके आई थी, तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का था तो सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी ने जिस ढंग से प्रचार किया और जिस ढंग से रणनीतियां बनाई थी और जिस ढंग से प्रयास किए थे, उन्हीं प्रयासों का प्रतिफल था कि उनका कद बढ़ गया था उस समय कांग्रेस में। और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने तो यहां तक कहा कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी तो मैं बाल को गंजा करा करके सन्यासिन बन जाऊंगी और पूरे देश में टहलूंगी, घूमूंगी और लोगों से कहूंगी कि कांग्रेस को, सोनिया को छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हालांकि सोनिया गांधी ने खुद ही इनकार कर दिया था प्रधानमंत्री बनने से, हालांकि उन्हें पेशकश की गई थी और उनके हाथ में पूरी कांग्रेस थी उस समय G23 जैसी कोई गुट नहीं था और एक अनुशासित पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में कांग्रेस काम कर रही थी। तो साथियों, हमारा कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी की ताकत को, सोनिया गांधी के राजनीतिक सियासी हथकंडे को अगर फिर से दोहराया जाए तो कांग्रेस उठ करके खड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जिस तरह से पार्टी में घमासान छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी चुनाव, चाहे वो राज्य का हो या लोकसभा का है, तो उसे जीतने के 3 फार्मूले हैं और तीसरा फार्मूला अभी अभी आया है। पहला फार्मूला हिंदुत्व है। हिंदुत्व का घोल पिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी साल भर कोशिश करती रहती है और कुछ ना कुछ ब्राह्मणवादी फार्मूले, चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का राम जन्मभूमि हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर बनाने का मामला हो, ऐसे मुद्दों को लेकर के साल भर वो चर्चा का केंद्र बनी रहती है और इसमें उसे कामयाबी भी मिलती है, क्योंकि अभी हमारे देश की बहुसंख्यक जनता नासमझ है, अनपढ़ है, गंवार है। उसे पता नहीं है कि हमारे वोट का कितना महत्व होता है और वह एक तात्कालिक लाभ के लिए और हिंदू मुस्लिम के छद्म रूप को अपने मन में बसा लेती है और हिंदुत्व का झंडा बरदार बन जाती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देती है। और इसके लिए पूरे साल तक चुनाव हो या न हो, राज्य का हो चुनाव या न हो, केंद्र का चुनाव हो या न हो, लेकिन इनकी धर्मांधता की प्रवृत्ति हमेशा चलती रहती है और वो उसे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। और दूसरा है इनका चरम राष्ट्रवाद। चरम राष्ट्रवाद इनका इतना जोर मार जाता है कि खुद ही पुलवामा करा देते हैं, खुद ही बालाकोट करा देते हैं। उसमें चाहे कितने भी देश के सैनिक मारे जाएं, कितना भी जन धन का नुकसान हो, उससे इनका कोई मतलब नहीं है। बस ये राष्ट्रवाद की राग अलाप करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने 2014 में भी किया, 2019 में भी किया और इधर भी जिस तरह के छद्म राष्ट्रवाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में शामिल किया, उससे पढ़े लिखे लोग तो वाकिफ हैं कि इनका ये पुराना एजेंडा है और चुनाव जीतने का हथकंडा है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, जो गली मोहल्ले के लोग हैं, उन्हें इनके छद्म राष्ट्रवाद, इनके बहकावे में आ जाते हैं और ऐन वक्त पर अपना मन बदल करके महंगाई से, बेरोजगारी से, आवारा पशुओं से, हर तरह के संकट को भूल करके इनके छद्म राष्ट्रवाद को जिताने के लिए कोशिशें करते या वोट दे देते हैं।
और तीसरा इनका है अभी से जो इजाद किया गया है लाभार्थी का। लाभार्थी मतलब कि लोक कल्याणकारी। लोक कल्याणकारी तो सारे काम होते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट जनता को फायदा पहुंचाए, तात्कालिक फायदा पहुंचाए, वो है लाभार्थी का। इनका कहना कि लाभार्थियों को मैंने लाभ पहुंचाया है, मतदाताओं को मैंने लाभ पहुंचाया है। कोरोना काल से लेकर के अब तक गरीबों को मैंने राशन बांटा है। कोरोना काल से लेकर के अब तक मैंने किसानों को लाभ पहुंचाया है, महिलाओं को पैसे दिए हैं, किसानों को पैसे दिए हैं। तो ये इनका तीसरा हथकंडा है और इस तीसरे हथकंडे से ही इनका कहना है कि इन्होंने अभी 4 राज्यों के चुनाव को जीते हैं। लेकिन हमें तो नहीं लगता, बल्कि सबसे बड़ा जीतने का अगर कारण है तो वो अब खुल करके सामने आ रहा है, जब हर जगह से ईवीएम में धांधली के लिए वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए, ऐसे तमाम वीडियो वायरल होते हुए आपको मिल जाएंगे जिसमें धांधली की गई है, बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि अगर विपक्ष अभी से कोशिशें नहीं करेगा, शरद पवार महाराष्ट्र से, हालांकि वहां शिवसेना भी है, शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाली है। पिछली बार वो 2019 में भी और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। और एक बात को ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है, इसमें दरार पड़ चुकी है। शिवसेना पहले ही जा चुकी है और ताल ठोंकेगी अब वो विपक्ष के साथ मिलकर के। अकाली दल जो इनका मुख्य घटक था वो भी जा चुका है और भी छोटे छोटे कई गठबंधन इनके साथ से जा चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एनडीए, इनका गठबंधन कमजोर हुआ है, यह मानना पड़ेगा। और अगर विपक्ष अभी से शुरू कर दे लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए, और विपक्ष में जितने भी कद्दावर नेता हैं, खास करके पिछड़ी जातियों के नेता हैं, ये सब इकट्ठा हो जाएं और अभी से महंगाई पर देश को बेच रहे हैं, उसकी असलियत से, कोरोना में हुई लाखों मौतों से संबंधित आंकड़े पेश किए जाएं और जितने भी रीजन हैं चुनाव जीतने के, सबको अगर अभी से फोकस किया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो सकती है। क्योंकि देश को बेचना, अभी भी देखिए जितनी भी सरकारी कंपनियां थी जिसे पीएसयू कहा जाता है, उसमें आधे से ज्यादा तो बेच चुके हैं, बेच करके मुनाफा कमा चुके हैं। अब वो मुनाफा कहां जा रहा है, कहां समा रहा है, किन चुनाव में लगाया जा रहा है और किन नीतियों पर खर्च किया जा रहा है, इससे किसी का कोई मतलब नहीं है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि कश्मीर फाइल्स देख करके आइए और चुनाव में लगे रहे और चुनाव का हल्ला मचा रहा, इन्हीं दिनों में कई पीएसयू को बेच दिए गए जिसकी भनक भी जनता को नहीं लगने पाई। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है और जो कुछ कर चुकी है और जो कुछ करने वाली है, अगर उसके बारे में आप सोच लीजिए तो आपके रोंगटे कांपने लगेंगे। और चुनाव जीतने के लिए ये क्या क्या कर सकती है, अगर वैधानिक तरीके से करे तो अच्छी बात है, लेकिन अवैधानिक, असंवैधानिक तरीके से अगर चुनाव जीतने की कोशिश करती है तो वो देश के लिए भी नुकसानदेह है, मतदाताओं के लिए भी, देशवासियों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अब छद्म राष्ट्रवाद का तड़का लगाने के लिए जो काम ये करती है वो तो सरासर सेना के खिलाफ जाता है, सरासर लोकतंत्र के खिलाफ जाता है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान भी नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान नहीं लेता है। तो ऐसे मुद्दों को अगर यही काम विपक्ष करे, अगर विपक्ष कोई बालाकोट करा दे, कोई पुलवामा करा दे, तो उसके ऊपर जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं टूट पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेगा, चुनाव आयोग भी अयोग्य ठहरा देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर यही काम करती है तो सब के सब गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे, मुंह भी बंद कर लेंगे, आंख भी बंद कर लेंगे और कान भी बंद कर लेंगे।
तो साथियों, हमने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जुटी हुई है, और न सिर्फ जुटी हुई है बल्कि लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए जो 31 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद खत्म होने था, इस लाभ को 2024 तक शिफ्ट कर दिया है। और अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, पिछड़ी जात के नेताओं को कमजोर करने के लिए ओपी राजभर पर डोरे डाले जा रहे हैं। ओपी राजभर ने अभी अमित शाह और राजभर की अभी एक रात पहले बात हुई थी और मुलाकात भी हुई थी, लेकिन ओपी राजभर को वो तोड़ नहीं सके। मतलब कि पिछड़ी जात के नेताओं को तोड़ने के लिए और उन्हें एनडीए में लाने के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं, और चुनाव जीतने के लिए दावे, वादे, मुद्दे, इरादे सब कुछ जाहिर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और पूरी तैयारी कर रही है। और तीसरा मोर्चे के भी सुगबुगाहट भी नहीं है। जब चुनाव 6 महीने रह जाएंगे तब तीसरा मोर्चा बनेगा, और उसमें प्रचार करने की कोई कुबत दिखेगी या नहीं दिखेगी, मोदी सरकार की इनकम्बेंसी को से लोगों को अवगत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2024 भी मोदी जीत ले जाएंगे निश्चित रूप से। और अगर अभी से तैयारी की जाए तो मोदी की हैट्रिक नहीं लगने पाएगी। हैट्रिक इसलिए कि पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, और तीसरी बार अगर कोई जीतता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है। तो अगर ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि मोदी की हैट्रिक नहीं लगने पाए तो उन्हें अभी से कमर कस लेना चाहिए। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि अब चुनाव प्रचार के दौरान जब वे बंगाल चुनाव का प्रचार कर रही थी तो उन्हें चोट लग गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाड़ी लड़ा करके उन्हें घायल कर दिया था एक पैर से। तो उन्होंने ये कहा था कि एक पैर से तो मैं बंगाल जीतूंगी और दोनों पैर से मैं दिल्ली जीतूंगी। तो दिल्ली जीतने के लिए उन्होंने कोशिशें भी की, गठबंधन बनाने की तैयारी भी की, तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी भी की, लेकिन उसमें वे सफल होते हुए अभी तक नहीं दिखी हैं। और बाकी विपक्ष के लोग सब सोए हुए बैठे हैं। शरद पवार 80 पार के हो गए हैं, और इसी तरह से नीतीश कुमार अपनी जुगत लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसके लिए कवायद शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव और मायावती तो पहले से ही 2019 से ही बोल रही हैं कि अगला प्रधानमंत्री एक दलित की बेटी को बनाया जाए। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्रियों के लिए ही सिर्फ फुटअव्वल हो जाएगी और बगैर चुनाव हुए, बगैर चुनाव जीते ही अगर प्रधानमंत्री पद के लिए सिर्फ फुटअव्वल होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष में एकता नहीं बन पाएगी, और फिर से भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। और अगली बार भारतीय जनता पार्टी के आने का मतलब यह है कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तो उस समय हिंदू